जय हिंद बच्चों, आज आप सीखेंगे वृत्त। वृत्त यानी कि सर्कल, जो कि 10th क्लास के अध्याय 10 में है। तो आप इस वृत्त के बहुत सारे बेसिक इन्फॉर्मेशन को देखिएगा और इसमें बहुत सारे थ्योरम को देखिएगा। आप इस वीडियो में वृत्त के पूरे इन्फॉर्मेशन को पढ़िएगा, थ्योरम को पढ़िएगा और इसका पार्ट 2 में आप इसके अकॉर्डिंग जितने भी क्वेश्चंस हैं वो कर लीजिएगा। तो देखते हैं वृत्त क्या है। वृत्त का डेफिनेशन आपके सामने दिया गया है। सर्कल, वृत्त एक तल के उन बिंदुओं का समूह होता है। देखिए वृत्त क्या है, अभी छोड़ते हैं वृत्त, पहले तल क्या है। तल कहने में 2D शेप जितने भी हैं वो सारे 2D शेप में, तो वो एक तल पे होता है, तो वृत्त भी 2D शेप है। तो वृत्त एक तल के उन बिंदुओं का समूह है। एक तल पे मान लीजिए कुछ ऐसे बिंदु है, ये सारे बिंदु मान लीजिए जितने भी बिंदु है, तो ये यहाँ से यहाँ तक करने का मतलब है वृत्त एक तल के उन सारे बिंदुओं का, तो शायद ये सारे बिंदुओं का भी वो समूह हो सकता है वृत्त, हाँ कि ना। तो वो बिंदुओं का समूह है, इतना समझ लीजिए वृत्त क्या है, बिंदुओं का समूह है। अब वो समूह बिंदु किस प्रकार की होगी वो बताया जा रहा है। जो एक नियत बिंदु से, कोई नियत करने का मतलब किसी एक फिक्स बिंदु से, बिंदु क्या होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए, से अचर दूरी पर होता है। अचर मतलब भी फिक्स होता है, जो कि इस बिंदु से हमेशा समान दूरी पर हो। देखिए यहाँ से क्या किया, मान ले ये 2 सेंटीमीटर है, सारा 2 सेंटीमीटर लेते हैं, यहाँ जितना 2 सेंटीमीटर खींच सकते हैं, जितना इधर भी खींच दें, हाँ, तो सारे को 2 सेंटीमीटर पे ले लिए, हाँ ना। तो ये बिंदु एक हो गया, ये बिंदु हो गया। देखिए एक नियत बिंदु से समान दूरी पे सारा बिंदु है कि नहीं है जी। जब हम इन सारे बिंदुओं को मिला दे, क्या करें, बोला ना बिंदुओं का समूह है, बिंदुओं का समूह होता है। तो ये बिंदु ऐसा है और ये सारे बिंदु को हम क्या कर रहे हैं, मिला दे रहे। तो इससे जो शेप बनती है वो हमारा क्या होता है भैया, क्या बोलिए, सर्कल। सारे बोलिए एक साथ, सर्कल होता है। चलो अब देखिए ये तो समझ गए। अब एक स्टार पॉइंट में क्या है, नियत बिंदु वृत्त का केंद्र होता है। अब देखिए ये जो नियत बिंदु थी ना, इसी को ना बोले थे फिक्स बिंदु जी, देखिए गौर करके, यही आपका नियत बिंदु था। तो इस नियत बिंदु को क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, केंद्र। ये हिंदी में कहते हैं और अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इसको सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं, CENTRE। ये आपका सेंटर और केंद्र हुआ। और आपका क्या बोल रहा है, दूसरा स्टार पॉइंट क्या है, अचर दूरी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। अचर दूरी करने का मतलब क्या है, अचर दूरी करने का मतलब क्या है, अचर दूरी बोले तो फिक्स दूरी, फिक्स डिस्टेंस, DIST, फिक्स डिस्टेंस। तो अचर दूरी तो आपका ये है ना जी, समझ में आ रही बात। अचर दूरी है, तो इसको क्या बोला जाता है, त्रिज्या। क्या बोलते हैं, इस अचर दूरी को हिंदी में कहते हैं त्रिज्या, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, रेडियस, RADI। तो आपको वृत्त समझ में आ गई, त्रिज्या क्या होता है वो आ गई, केंद्र क्या होता है वो आ गई, सेंटर आ गई, रेडियस ज़्यादा से आ गए। अब देखेंगे इसमें पहला पॉइंट है अप्रतिच्छेदी रेखा क्या है। अप्रतिच्छेदी करने का मतलब जो प्रतिच्छेद नहीं कर रही है, जो एक दूसरे को काट नहीं रही। प्रतिच्छेद करने का मतलब है काटना। अब तो इसका मतलब क्या, प्रतिच्छेद करने का मतलब क्या है, काटना। देखिए हम लिख देते हैं यहाँ पे, प्रतिच्छेद करने का मतलब क्या होता है, काटना। क्या, तो अप्रतिच्छेद मतलब नहीं काटना, अप्रतिच्छेद मतलब तो नहीं काटने वाली रेखा। इंटरसेक्ट मतलब, इंटरसेक्ट का हिंदी अगर आप गूगल की जगह या कहीं डिक्शनरी में देखिए, इसका मतलब ही होता है काटना। तो नॉन इंटरसेक्टिंग, तो इंटरसेक्टिंग काटना, लेकिन नॉन मतलब नहीं काटने वाली लाइन। तो नहीं मतलब जो लाइन वृत्त को नहीं काटे, क्या, जो लाइन वृत्त को नहीं काटे उसको क्या बोलेंगे, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, या तो फिर अप्रतिच्छेदी रेखा। तो देखिए अप्रतिच्छेदी रेखा क्या, देखिए क्या बोला, वह रेखा, तो रेखा तो कुछ इस तरह से होती है, हाँ मैथ वाली रेखा बोल रहे हैं। तो रेखा ये हो गई जिसका कोई बिंदु वृत्त में वस्तुनिष्ठ नहीं हो। आपको पता है कि रेखा भी दिखेगा, बहुत सारे बिंदुओं से मिलकर बना, 1 2 3 4 ऐसे बहुत सारे बिंदुएं मिली कि नहीं हुई है। इसको जब मिलाएंगे तो क्या होगा, रेखाओं के समूह, रेखाओं के जब वो एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक रेखा ऐसी हो तो उसको क्या बोलेंगे,
उससे एक सरल रेखा बनेगी। जब इसका कोई रेखा, अब ये भी देखिए वृत्त भी कैसे बना है, बहुत सारे बिंदु से बना है। इसका और इसका देखिए कोई बिंदु मिल रहा है कहीं इसी पे नहीं, ऐसे जाकर देखिए इस पे एक बिंदु, बहुत सारा बिंदु मिला कि नहीं मिला, तो इसका एक भी बिंदु इसके ऊपर मिला, श्योर होके बताइए जी नहीं। मतलब बोल रहा है कि वह रेखा जिसका कोई भी बिंदु वृत्त में उपनिष्ठ नहीं हो, मतलब इसका कोई भी बिंदु इस वृत्त में, बात समझ में आ रही सारे को? नहीं आ रही तो पूछिए, क्योंकि यूट्यूब वाले स्टूडेंट्स को भी दिक्कत हो सकती है। तो कहने का मतलब है इस लाइन और इस लाइन के सारे बिंदु में और इस वृत्त के बिंदुओं में कोई बिंदु एक दूसरे से नहीं मिलेगी। सेकंड क्या है, या हम बोल सकते हैं कि अप्रतिच्छेदी रेखा क्या है, वह रेखा जो वृत्त को प्रतिच्छेद नहीं करती। प्रतिच्छेद करने का मतलब हमने क्या बताया, काटना। या दूसरे भाषा में हम क्या कह सकते हैं, अप्रतिच्छेदी रेखा वह रेखा जो वृत्त को प्रतिच्छेद न करे। प्रतिच्छेद करने का मतलब हम काटना बोले, वह रेखा जो वृत्त को न काटे। मान लीजिए वृत्त है, अगर इसको ये रेखा नहीं काट रही है तो इसको भी क्या बोलेंगे, अप्रतिच्छेदी। दूसरे सेंस में क्या कर सकते हैं इसको, यह पूर्ण रूपेण वृत्त से बाहर हो। देखिए ये वृत्त है, इससे बाहर ये रेखा है कि नहीं है, तो इस समय भी इसको क्या बोलेंगे, अप्रतिच्छेदी, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। चलिए आप दूसरे देखते हैं, छेदक रेखा क्या होता है। छेदक मतलब छेदने वाला, छेदक मतलब छेदने वाला। तो कहने का मतलब है जो वृत्त को छेद दे, जो वृत्त को। छेदक का डेफिनेशन देखिए आपके सामने क्या दिया गया है, वह रेखा जिसका दो बिंदु है, वह रेखा, देखिए ये आपका वृत्त है कि नहीं है, कोई एक रेखा ये हुआ कि नहीं हुआ, वह रेखा जो वह रेखा जिसका दो बिंदु वृत्त में उपनिष्ठ हो, एक नहीं दो। मान लीजिए इसका भी कोई दो बिंदु हो और वृत्त का भी दो बिंदु हो जो कि एक ही हो, मतलब उभयनिष्ठ करने का मतलब एक ही हो, बराबर हो, जो मानिए वही चलेगा। तो उभयनिष्ठ करने का मतलब क्या है, वो दोनों एक ही हो। तो मान लीजिए इसके ऊपर ऐसे एक रेखा गई, तो इस रेखा पर का ये बिंदु, इस रेखा पर का ये बिंदु, बताइए दोनों के लिए एक एक है ना। ये बिंदु वृत्त का भी है और ये रेखा का भी है। तो ये बोल रहा है वह रेखा जिसका दो बिंदु उभयनिष्ठ हो, तो दो बिंदु उभयनिष्ठ हुई कि नहीं हुई, तो कहने का मतलब ये कौन सा रेखा हो गया, सेकेंड लाइन हो गया। सेकेंड लाइन बोलिए या फिर छेदक बोलिए, क्या बोलिए, छेदक बोलिए, कोई दिक्कत। अब आपको क्या बताया, जो रेखा इसको टच ना करे उसको क्या कहते हैं, अप्रतिच्छेदी। शायद आपको पूरी बातें क्लियर हो रही होगी। तो सेकंड भी समझ में आ गई। और सेकंड का क्या था, या तो बोल सकते हैं वृत्त को जो दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद ना कर, वृत्त को जो दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हो। कहने का मतलब है कि वृत्त को दो बिंदुओं पर काटती हो, वृत्त को देखिए काट रही है कि नहीं काट रही है दो बिंदुओं पे, तो इस कंडीशन में भी इसको क्या कहेंगे, छेदक कहेंगे। तो यहाँ पर छेदी और छेदक क्लियर हो गया है। अब देखते हैं स्पर्श रेखा क्या है। स्पर्श रेखा को क्या कहते हैं, कॉन्टैक्ट लाइन। क्या कहते हैं जी, कॉन्टैक्ट लाइन। अब देखें, अब एक वृत्त ले लिए, मान लिए, कॉन्टैक्ट लाइन किसको कहेंगे, स्पर्श रेखा किसको कहेंगे, वह रेखा जो वृत्त में केवल एक बिंदु पर उभयनिष्ठ हो, मतलब इसमें कहीं ना मिले, बस एक जगह मिले। कहाँ मिले, एक बिंदु से। अगर मान लीजिए साइड में से खींचते हैं, कितना जगह मिल रहा है, मतलब वृत्त का भी वो एक बिंदु है और वो रेखा का भी एक बिंदु है। वो बताएंगे एक बिंदु पे क्यों मिलता है, थ्योरम के माध्यम से आपको समझा दिया जाएगा, चिंता ना करें आप लोग, ठीक। तो ये वृत्त के लिए भी एक बिंदु है और रेखा के लिए भी एक बिंदु है। तो अगर ऐसा कंडीशन हो जाए जिसको क्या बोलेंगे, स्पर्श रेखा कहेंगे। क्या कहेंगे, स्पर्श रेखा। अंग्रेजी में क्या कहेंगे इसको, कॉन्टैक्ट लाइन। दूसरा किसका डेफिनेशन क्या, बिंदु पर उभयनिष्ठ हो, या बोलेंगे इसको वृत्त को दो संपाती बिंदुओं अर्थात केवल एक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हुए। कहने का मतलब क्या है, ये रेखा इस वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर काटे, क्या, एक बिंदु पर काटे। तो इस कंडीशन में भी ये क्या होगा, स्पर्श रेखा होगा। क्या होगा, स्पर्श रेखा। यूट्यूब वाले को सारे समझ में आ रही है ना जी। अब देखते हैं कि स्टार पॉइंट आई है, वो स्टार पॉइंट में क्या, उस उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं। मतलब ये जो पॉइंट है ना, देखिए गौर करके आइए समझ में, ये रेखा के लिए भी था और ये वृत्त के लिए भी था। तो इस बिंदु को क्या कहेंगे, स्पर्श रेखा होगी, जिसको बोलेंगे स्पर्श बिंदु। क्या बोलेंगे इसको जी, स्पर्श बिंदु। कॉन्टैक्ट पॉइंट, ये तो बोलेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या बोलेंगे इसको अंग्रेजी में,
पॉइंट ऑफ तो इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, स्पर्श बिंदु। अब एक बातें आ रही है आपके सामने, द्वित्रिज्या या त्रिज्याखंड क्या है, हाँ कि ना, चलिए देखते हैं। तो हम बात करने वाले द्वित्रिज्या क्या है, सेक्टर क्या है, या तो फिर त्रिज्याखंड क्या है। देखिए इसका डेफिनेशन नहीं लिखा गया, लेकिन गौर करके देखिए, यदि वृत्त, ये वृत्त है कि नहीं है, इसका दो त्रिज्या, कितना त्रिज्या, दो त्रिज्या, और उस त्रिज्या से बने चाप, उस त्रिज्या से चाप करने का मतलब ये वृत्त जो खींचे, जो हम प्रकार की सहायता से, डेढ़ सुई की सहायता से उसको खींच सकते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं चाप। तो दो त्रिज्या तथा उसके बीच के चाप को, दो त्रिज्या और उस त्रिज्या के द्वारा बने चाप के बीच के क्षेत्र को, ये जितना भी क्षेत्र है ना, इसको क्या कहते हैं, सेक्टर कहते हैं। सेक्टर बोले ये तो फिर द्वित्रिज्या का है, क्या बोलेंगे, सेक्टर। और इसको क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं द्वित्रिज्या, क्या बोलते हैं, द्वित्रिज्या। इसको क्या बोलते हैं, त्रिज्या। क्लियर हो गई। अब देखते हैं आगे, बाय बाय। लाइट चले जाने के बाद हमने ऑफलाइन वाले को पढ़ा दिया था, फिर लाइट आई तो हमने सोचा कि यूट्यूब वाले स्टूडेंट्स को भी बता दिया जाए। हम उसी क्वेश्चंस को बना लिए हैं, अब आपको सिर्फ हम समझा देते हैं। चलिए देखिए, तो हमने इसके पहले टेंजेंट पढ़ा था, तो टेंजेंट वर्ड जो है वो कैसे आई है, टेंजेंट एक टेंजर, टेंजर नाम का एक वर्ड जिसका मतलब ही होता है स्पर्श करना, से आई है। तो अब इसमें हम एक थ्योरम देखेंगे, वो थ्योरम परिमेय 10.1 है, और वो थ्योरम क्या कहती है, वृत्त के किसी बिंदु पर, क्या बोल रहा है, वृत्त के किसी बिंदु पर, इसमें से किसी एक बिंदु पर स्पर्श रेखा, मान लिया इस बिंदु पे क्या है, एक स्पर्श रेखा है, तो वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, तो वृत्त का एक बिंदु ये हो गया, इसके ऊपर एक स्पर्श रेखा है, क्या, ए बी, क्या है, ए बी एक स्पर्श रेखा है। स्पर्श बिंदु पर, स्पर्श बिंदु ये हुई कि नहीं हुई, स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्या, अगर यहाँ से हम मान लिया ये त्रिज्या ओपी ले लिए, क्या ले लिए, त्रिज्या ओपी ले लिए, तो स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्या ओ पर लंब होती है, ये सिद्ध करना है, क्या करना है। तो स्पर्श बिंदु P हुआ, P से एक त्रिज्या खींचे, तो स्पर्श बिंदु P ले लीजिए, और OP आपका क्या हो गया, त्रिज्या हो गया, पर लंब होती है, क्या होती है, लंब होती, मतलब ये जो स्पर्श रेखा है इस त्रिज्या पर लंब होती है, ये आपका थ्योरम है, इसको हमको सिद्ध करना है। तो देखिए दिया क्या गया है, दिया है OP वृत्त का, सॉरी दिया गया है O वृत्त का केंद्र है, क्या है, O इस वृत्त का क्या है, केंद्र है, तथा AB स्पर्श रेखा, AB क्या है, A यहाँ से यहाँ तक क्या है, इस वृत्त का स्पर्श रेखा, जो बिंदु P से खींची गई है, बिंदु P से खींची गई है। क्लियर। हमको सिद्ध क्या करना है, OP लंब है AB पर, OP क्या है, लंब है AB पर। रचना करना है, क्या करना है, AB पर P के अतिरिक्त एक बिंदु है, AB रेखा पर इसके अलावा या इसके अतिरिक्त एक बिंदु क्या लिया गया, Q लिया गया है, और OQ को क्या किया गया है, मिलाया गया। तो उत्पत्ति में क्या हुई, Q स्पर्श रेखा AB पर है, तो क्या है, AB पर एक क्या है, यहाँ कोमा होगा, देखिए Q जो है स्पर्श रेखा AB पर एक क्या है, बिंदु है, और P के अतिरिक्त बिंदु है, और क्या बोला गया, Q जो है P के अलावा कोई दूसरा बिंदु है, इसीलिए क्या होगा, Q वृत्त से बाहर होगा, वृत्त के अंदर संभव नहीं है। जब ये वृत्त से बाहर होगा तो मान लेते हैं, मान लिया OQ वृत्त को बिंदु R पर प्रतिच्छेद करती है, मान लिया ये बिंदु जब वृत्त से बाहर है, तो जब हम इसको मिलाएंगे, जो वृत्त से बाहर है, जब उसको हम मिलाएंगे तो वो वृत्त के परिधि को कहीं ना कहीं तो टच करेगा, वृत्त को कहीं ना कहीं टच करेगा, तो हम उसको क्या मान लिए, R मान लिए। यदि हम इसको R मान लिए तो आपका OQ है, तो OQ को हम क्या लिख सकते हैं, OR प्लस OQ, OR प्लस OQ, ये दोनों को जोड़ेंगे तो OQ होगा कि नहीं होगा, जी होगा। चूंकि अब देखते हैं ये पूरी बिंदु है कि नहीं, ये पूरा, इससे तो हमको आभास हो रहा है कि OQ से हमेशा OR छोटी होगी, हम लिख दिए OQ से
ओ क्यू से ओ आर छोटी होगा। दूसरा कंडीशन क्या होगा, यह लिख सकते हैं ओ आर छोटा हो गया ओ क्यू से, वही लिखे इधर, ओ क्यू से क्या होगा, छोटा होगा ओ आर, ओ क्यू से क्या हुआ, ओ आर छोटा हो गया। कोई दिक्कत? तो हमको सिर्फ ये लिखने था, मतलब कि हमको इस टर्म में बनाना था, जरूरी नहीं कुछ। तो इसीलिए क्या होगा, ओपी, ओपी भी छोटा होगा ओ क्यू से, ओपी, ओपी भी छोटा होगा ओ क्यू से। देखिए कैसे, चूंकि ये ओपी है, त्रिज्या है, ओ आर भी क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, ये सारी त्रिज्या है कि नहीं है। तो जब ओ आर ओ क्यू से छोटा है तो ओपी ओ क्यू से छोटा नहीं होगा जी। जब ओ आर ओ क्यू से छोटा है तो ओपी भी छोटा होगा, क्योंकि ओपी और ओ आर क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। यहां लिखा गया है वृत्त की त्रिज्या है। तो क्या दिया गया है, ओपी क्यू से छोटा है, ओपी, ओपी जो है ओ क्यू से क्या है, छोटा। क्यों? क्योंकि यही छोटा है तो इसका मतलब ये भी छोटा है। अर्थात ए बी पर बिंदु P, तो अर्थात ए बी पर बिंदु P क्यू से न्यूनतम दूरी पर है। ए बी पर जो बिंदु है, ए बी पर बिंदु P क्यू से न्यूनतम दूरी पे है केंद्र के, किसके, केंद्र के न्यूनतम दूरी पर है। चूंकि अब ये इतना तो हम इससे निष्कर्ष निकाल लिए कि ओ क्यू से कम दूरी पे होगा ओपी। अब एक दिया गया क्या था, देखिए, किसी बिंदु से किसी रेखा पर यदि हम बहुत सारी लाइन खींचे तो इनमें कुछ बड़ी है तो कुछ छोटी है, कुछ बड़ी है तो कुछ छोटी है। इनमें से जो सबसे छोटी रेखा होगी वो इस लाइन पे क्या होगी, लंब होगी। ऐसा हम पिछले क्लासों में पढ़ चुके हैं। तो क्या बोला गया है, किसी बिंदु से किसी रेखा पर खींची गई रेखाओं में जो सबसे छोटी रेखा होती है वह उस बिंदु से उस रेखा पर लंब होती है, वह उस बिंदु से उस रेखा पर क्या होती है, लंब होती। यह ऐसा सिद्धांत दिया गया। तो कहने का मतलब क्या है कि ओपी जो है ओ क्यू से छोटा है, ओपी से, ओपी जो है ओ क्यू से छोटा, मतलब ये लिखा गया यहाँ पे, देखिए न्यूनतम दूरी पर क्या है, न्यूनतम दूरी पे कौन है, ओपी है, ओपी। तो कहने का मतलब इस लाइन का सबसे छोटा रेखा कौन सा होगा, ओपी होगी ना, ओपी। तो ओपी सबसे छोटी है, इसके कहने का मतलब क्या है, ओपी जो है लंब है किसके ऊपर, बात समझ में आई है, छोटी रेखा। तो ऐसा यहाँ आ रहा है, वही सिद्धांत पे ये काम कर रहा है। तो आपका परिमेय 1 क्लियर हो गया। आप परिमेय 2 देखते हैं। यदि एक वृत्त है उस पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से और केंद्र से स्पर्श बिंदु तक की त्रिज्या जो है स्पर्श रेखा पे क्या होती है, लंब होती है। ये हमने अभी पढ़ा। तो उसे हमने सिद्ध भी किया। उसमें से कुछ गलतियां हो गई थी, वो देखिए वहाँ क्या था, आप उसमें से देखे थे कि ओ क्यू बराबर ओ आर जो है ओ क्यू था ना, ऐसे यहाँ पे ऐसे आर था एक बिंदु, हाँ कि ना। तो यहाँ पे गौर करिए, ओ क्यू जो होगा क्या होगा, ओ क्यू बराबर होगा ओ आर ठीक, तो आर क्यू हो जाएगा। यहाँ पे ओ हटा करके क्या कर लीजिएगा, आर कर लीजिएगा, कोई तकलीफ जी नहीं। अब हम यहाँ देखेंगे उसका परिमेय। वहाँ दिया गया था क्या, आपको स्पर्श रेखा दी गई थी, त्रिज्या दी गई थी, बोला गया था सिद्ध करना है कि ये लंब है। अब की बार आपको क्या दिया गया है कि वृत्त, अब की बार आपको वृत्त में दिया गया है कि त्रिज्या है और ये त्रिज्या एक रेखा से लंब बना रही है, ये त्रिज्या एक रेखा से लंब बना रही है। सिद्ध करना है कि ये स्पर्श रेखा, गौर कीजिएगा, ये एक वृत्त है, ये त्रिज्या है, त्रिज्या आपको दी गई है और ये भी दिया गया कि इससे जो है एक लंब इससे लंबवत एक रेखा है, इस त्रिज्या से लंबवत एक रेखा। सिद्ध करना है कि ये क्या है, आपका स्पर्श रेखा। देखिए आपको यहाँ लिखा भी गया है। तो 10.1 का विलोम है इसमें, उसमें जो उसमें स्पर्श रेखा और त्रिज्या दी गई थी, सिद्ध करना था कि वो 90 डिग्री होगा दोनों के बीच का कोण। और अब की बार क्या दी गई है, आपको त्रिज्या दी गई है, एंगल मतलब समकोण दिया गया है, मतलब कि लंब दिया गया है। आपको सिद्ध करना है कि वो एक स्पर्श रेखा है। तो मतलब कि उसका उल्टा है, ये क्या है, उप परिमेय यानी कोरोलरी
10.1 का ये विलोम है। इसमें क्या दिया गया है, वह रेखा जो त्रिज्या के छोर बिंदु से होकर जाती है और इस त्रिज्या पर लंब है, मतलब इसके छोर बिंदु से जो होकर जाती है वो जो है इस त्रिज्या पर लंब, इस त्रिज्या पर क्या है, लंब, ये दिया गया। तो लंब है, वृत्त की स्पर्श रेखा होती है, बोल रहा है कि ये वृत्त की स्पर्श रेखा है। तो ये बोल रहा है, ये ऐसा थ्योरम है। तो आपको सिद्ध करना है कि यदि आपको त्रिज्या दी गई है, लंब दी गई है, तो सिद्ध करना है कि ए और बी क्या होगा, स्पर्श रेखा। तो हमने देखे एक आपको क्या दिया गया है, ओ वृत्त का केंद्र है जिसकी त्रिज्या क्या है, ओपी है, और ए बी आपका जो है ये एक स्पर्श रेखा सिद्ध करना है। ओपी से जाने वाली रेखा इस प्रकार है। ओपी से देखिए, ओपी से गया, इसके छोर से एक रेखा गई कि नहीं गई है, और ये बोल दिया गया है कि ये इसके ऊपर लंब है, ये भी लंब है किसके ऊपर, ये आपको पहले से दी गई है। आपको सिद्ध क्या करना है, देखिए ए बी पी बिंदु पर वृत्त की स्पर्श रेखा है। क्या करना है, ये जो ए बी है ये सिद्ध करना है कि ओ पी जो है क्या है, ए बी पी बिंदु पर वृत्त की क्या है, स्पर्श रेखा। क्या बिंदु पी पर ये स्पर्श रेखा है, ये हमको क्या करना है, सिद्ध करना। तो हम रचना करेंगे, ए बी पी के अतिरिक्त कोई बिंदु क्यू लिया, ए बी रेखा पर क्या क्या, ए बी रेखा यहाँ पे पर कर दीजिए, ए बी रेखा पर पी, ए बी रेखा पर पी के अतिरिक्त एक बिंदु क्यू लिया कि नहीं लिया, तथा ओ क्यू को मिलाया, और क्या क्या, ओ क्यू को मिला दिया। कोई दिक्कत नहीं, ये हमारी रचना हुई, अपने मन से कर रहे हैं। उत्पत्ति में क्या हमने देखिए, इसके पहले भी हम बताए थे कि एक बिंदु से एक रेखा से लंबवत दूरी, एक बिंदु से एक रेखा से लंबवत दूरी, इस बिंदु से ये देखिए ये भी है, हाँ कि ना, लेकिन ये तो इससे लंबवत दूरी है। लंबवत दूरी बिंदु और रेखा के बीच की न्यूनतम दूरी, मतलब इस सब के कंपेरिजन में सबसे न्यूनतम दूरी होगा, ये इसके पहले भी हमने देख चुकी है, बीच की न्यूनतम दूरी की, इससे ये पता चल रहा है। तो इसीलिए चूंकि आपको दिया गया है ओपी ए बी पर लंब है, क्या दिया गया है, ओपी जो है ये ए बी पर लंब है। चूंकि ओपी ओ से और क्यू के बीच की न्यूनतम दूरी है, देखिए ये आपको दिया गया है। तो आप जानते हैं कि यदि ये न्यूनतम दूरी है तो इसके ऊपर लंब होगा, और यदि ये लंब है तो इसकी न्यूनतम दूरी होगी। दोनों में से कोई बात, देखिए अगर आप किसी बिंदु से किसी रेखा के बीच की सबसे न्यूनतम दूरी कुछ है, तो उसके कहने का मतलब है उस बिंदु से उस रेखा पे वो लंब होगा। यदि वो लंब है, यदि वो पहले लंब दिया गया, इसका मतलब वो उस बिंदु से उस रेखा पर के वो सबसे न्यूनतम दूरी है। अगर लंब है तो दूरी न्यूनतम है, अगर दूरी न्यूनतम है तो मतलब लंब है। कहने का मतलब समझ रहे। तो यहाँ आपको क्या दिया गया है कि ये लंब दिया गया है, इसके कहने का मतलब क्या है, सबसे न्यूनतम दूरी है। ठीक, समझ में आ रही बात। इसीलिए OP जो है OQ से छोटा होगा। OQ जो रेखा है हमेशा OC, मतलब ये रेखा इससे ये छोटा होगा कि नहीं होगा, OQ से ये छोटा होगा कि नहीं होगा, वो लंब होने के कारण OP OQ से छोटा। या कह सकते हैं OQ बड़ा है OP से, या कह सकते हैं क्या, OQ OP से। इसके कहने का मतलब है क्या, Q जो है वृत्त, हाँ ठीक है, Q क्या है, वृत्त के बाहर स्थित है। गौर करके देखिए, अब वृत्त के अंदर अगर कोई बिंदु होगा तो वो OP से छोटा होना चाहिए ना, OP से बड़ा, OP से कुछ भी बड़ा होगा तो बाहर चला जाएगा, हो कि ना, ये त्रिज्या से जा OP, ये भी OP बाहर चला जाएगा, बाहर जाएगा कि नहीं जाएगा जी। हाँ, तो क्या बोल रहा है, OP जो है OP से जो भी कुछ बड़ा होगा, अगर इससे बड़ा हो गया तो Q क्या हो गया, वृत्त से, Q अपने वृत्त से बाहर गया ना जी, तो Q अपने वृत्त से बाहर चला जाएगा। तो यहाँ लिख दिया है Q वृत्त के बाहर स्थित है। कोई दिक्कत। इस तरह P को छोड़कर AB का प्रत्येक बिंदु वृत्त के बाहर है। तो कहने का मतलब क्या, AB का प्रत्येक बिंदु, एक ही बिंदु है जो वृत्त पर है वो P है, ये भी वृत्त के बाहर, ये भी वृत्त के बाहर, ये सारा बिंदु कहाँ जाएगा, वृत्त के अंदर सिर्फ P रहेगा। वृत्त के अंदर ये वृत्त पर सिर्फ P रहेगा, क्योंकि वही एक सबसे न्यूनतम दूरी है, और उसे थोड़ा सा भी बेसी लेंगे तो वो कहाँ जाएगा। क्लियर हो रही बात है। चलिए, तो इस तरह P को जैसा हो गया,
इसलिए ए बी वृत्त से सिर्फ एक ही बिंदु पर मिलती है। कहने का मतलब क्या है, ए बी जो रेखा है, क्या है, ए बी जो रेखा है, अब इसे थोड़ा सा बढ़ा लेंगे तो ये वृत्त से बाहर जाएगा। मतलब इसका एक ही बिंदु है जो कि ए बी का एक ही बिंदु है जो कि वृत्त से मिलती है, वो बिंदु क्या है, बात समझ में आ रही। मतलब इस रेखा पर का एक बिंदु P है जो कि वृत्त पर मिलती है, है ना, मिलती है। अतः ए बी वृत्त की P बिंदु पर स्पर्श रेखा। जब देखिए इस पर की कोई रेखा वृत्त में नहीं मिल रही है, ओनली एक ही रेखा मिल रही है, तो कहने का मतलब क्या है, ये रेखा इसकी स्पर्श रेखा। इसका डेफिनेशन भी पढ़े थे कि यदि कोई रेखा वृत्त पर केवल एक और एक बिंदु पर मिलती है तो वो उसकी क्या होती है, स्पर्श रेखा। पढ़े थे ना विजय, इसे छोड़ दे पहले। हाँ, तो इसके कहने का मतलब क्या है, ये इसके ऊपर स्पर्श रेखा सिद्ध हो गया। कोई दिक्कत, ये आपको स्टार पॉइंट में दी गई। देखिए क्या है स्टार पॉइंट में, वृत्त के किसी बिंदु पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा हो सकती है। क्या बोला गया है, वृत्त पर किसी बिंदु से वृत्त के किसी बिंदु पर, मान लिया कि वृत्त का एक ये बिंदु है, इसके ऊपर क्या हो सकता है, ओनली एक ही स्पर्श रेखा हो सकती है, इससे अलावा नहीं होगी। स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर लंब होती है। और क्या बोल रही है, और ये जो रेखा है, ये दोनों थ्योरम से जो निष्कर्ष निकल रहा है वो है। और वो क्या बोल रहा है, रेखा जो स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर क्या होती है, हमेशा लंब होती है। ये जो लंब होती है वह स्पर्श बिंदु पर वृत्त की अभिलंब कहलाती है। वो क्या कहलाएगी, स्पर्श बिंदु पर हमेशा अभिलंब कहलाएगी। क्या कहलाएगी, और ये अभिलंब क्या होता है, त्रिज्या होता है। त्रिज्या भी हो सकता है, इसको और बड़ा करेंगे तो व्यास भी हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो इसके पहले हम देख चुके थे 10वें चैप्टर का परिमेय 1 और उसके परिमेय को भी देख चुके थे। चलिए उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक को देख लेते हैं, जिसमें पहला टॉपिक क्या है, देखिए पहला टॉपिक है एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की संख्या। इसके कहने का मतलब है कि एक बिंदु से वृत्त पर हम किस किस कंडीशन में कितने कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो एक बिंदु से वो बिंदु कहाँ कहाँ स्थित होनी चाहिए और हर एक कंडीशन में वो रेखाएं कैसी कैसी हो सकती है। देखिए यदि आपका बिंदु वृत्त के अंदर हो, यदि आपका बिंदु वृत्त के अंदर हो, तो अगर मान लीजिए किसी भी तरह से ऐसे हो कोई एक रेखा खींचते हैं, ऐसे खींच लिया, हाँ कि ना। रेखा की डिस्टेंस लिमिट नहीं होती है, उसकी लेंथ लिमिट नहीं होती है। तो देखिए गौर करके, ये वृत्त को कहाँ कहाँ काटता है, दो बिंदु पे काटता है, एम और एन को। तो स्पर्श रेखा कहने का मतलब क्या है, स्पर्श रेखा हम किसको कहते थे कि वो सबसे पहले त्रिज्या से 90 डिग्री बनाए और वो वृत्त को केवल एक ही बिंदु पर स्पर्श करे। आपको डेफिनेशन में इसके पहले बताया जा चुका था। तो गौर करके देखिए ये कितने बिंदु पे टच कर रहा है, दो बिंदु पे, इसका मतलब ये स्पर्श रेखा नहीं है। तो पहली स्थिति क्या बोली गई थी, पहली स्थिति में दी गई है वृत्त के अंदर, जब बिंदु वृत्त के अंदर हो तो कोई स्पर्श नहीं खींचा जाएगा, हाँ कि ना। दूसरा कंडीशन क्या है, मान लिया एक वृत्त है, इसे पहले वृत्त के अंदर, अब कहाँ जाएगा भैया, वृत्त पर जाएगा। यदि वो बिंदु वृत्त पर हो तो दूसरी कंडीशन क्या है, यदि वो बिंदु वृत्त पर हो तो, यदि वो बिंदु वृत्त पर हो कहने का मतलब एक बिंदु, और एक बिंदु वृत्त की तो दूसरी बिंदु रेखा की, दोनों उभयनिष्ठ हुई कि नहीं हुई। और ये डिफिनेशन भी एक वैसी रेखा है जिसका एक बिंदु और वृत्त के एक बिंदु से उभयनिष्ठ हो तो उसे स्पर्श रेखा कहते हैं। तो गौर करके देखिए, वृत्त का एक बिंदु और रेखा का एक बिंदु उभयनिष्ठ है, दैट मीन्स ये क्या हो गया, आपका स्पर्श रेखा हो गया, और वो भी एक ही रेखा होगा। तो दूसरी कंडीशन क्या है, वृत्त की अगर परिधि पर कोई बिंदु है तो उसका केवल एक स्पर्श रेखा होगा। कितना होगा, केवल एक स्पर्श रेखा हो। तीसरा कंडीशन क्या है, देखिए तीसरा कंडीशन है कि बिंदु सबसे पहले कंडीशन में वृत्त के अंदर थी, दूसरे कंडीशन में वृत्त पर आ गई, तीसरे कंडीशन में वृत्त के बाहर। सबसे पहले देखिए वृत्त कहाँ कहाँ हो सकती है, कहीं रखिए, 1 2 3 4 5 6 7, तीन कंडीशन बन रहा। ये सब वृत्त के अंदर आ गया, ये वृत्त पर आ गया, ये सब वृत्त के बाहर आ गया, तीन ही कंडीशन लागू हो रही है। तो तीसरे कंडीशन में क्या है, यदि ये वृत्त के बाहर हो तो कितनी स्पर्श रेखा। अगर मान ले इस बिंदु से हम इसके ऊपर ऐसे खींच दिए एक रेखा, इसी बिंदु से हम ऐसे भी
इसकी पूरी संभावना 2 से बेसी नहीं खींच सकते। 2 से बेसी से जहाँ नीचे खींचेंगे तो ये फिर इसको क्रॉस करते काटते हुए चले जाएगा, और जब ये 2 बिंदु पे स्पर्श करेगा तो फिर ये स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा नहीं होगी। तो ऐसे कंडीशन में हम वृत्त के बाहर से इसके ऊपर मात्र 2 रेखा, क्या मात्र 2 रेखा, इसका कंडीशन नहीं लिखे, लिख देते हैं। देखिए तो हम लिख चुके हैं तीसरी स्थिति, अगर यदि बिंदु वृत्त के बाहर हो तो कितनी स्पर्श रेखाएं होगी, 2 स्पर्श रेखा। याद रखिएगा, आपको थ्योरम सॉल्व करने में मदद करेगी ये। तो अब सेकंड टॉपिक क्या है, अब हम लोग जानते हैं कि एक रेखा की कोई निश्चित लंबाई नहीं होती है। अगर वो रेखा का कोई एक भाग हो, दैट मीन्स वो रेखा खंड हो तो उसकी लंबाई निकाल सकते हो, बट रेखा का लंबाई नहीं निकाल लेंगे। तो आपका जो है दूसरा टॉपिक क्या है, देखिए तो एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई। तो यहाँ कहने का मतलब है, ये कोई बड़ी टॉपिक भी नहीं है, लेकिन अगर इसको थोड़ा सा गहराई से देखा जाए तो स्पर्श रेखा की लंबाई हम नहीं फाइंड कर सकते हैं। तो इसी को क्लियर करने के लिए हमारे मैथमेटिक्स कुछ, हमारे मैथ्स कुछ हमको सजेस्ट करता है। तो वो सजेशन क्या है, देखिए यदि इसका लंबाई तो हम फाइंड करने थी, ये वृत्त है, इसकी एक स्पर्श रेखा, इसकी लंबाई हम नहीं निकाल सकते। तो ऐसे कंडीशन में इसकी लंबाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए ये क्या दिया गया, एक बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, एक बिंदु से मान लिया ये कोई एक बिंदु से खींची, एक वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई दिए गए रेखाखंड के बराबर होती है। तो हम भैया रेखाखंड की लंबाई निकाल सकते हैं, हाँ कि ना सर, हाँ। तो हम किसी रेखाखंड की लंबाई निकाल सकते हैं, तो वो रेखाखंड की लंबाई जितनी दी होगी वही मेरी स्पर्श रेखा की लंबाई होगी। तो हम ये दोनों टॉपिक देख चुके हैं। अब देखेंगे परिमेय 10.2। तो परिमेय 10.2 में जो है बोला गया है क्या कि एक बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखा, एक बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखा की लंबाई मतलब कि MP और NP बराबर होता है। ये आपका परिमेय, ये हमेशा सर्वदा सत्य है, लेकिन हम इसको देखेंगे कि बराबर होता है या नहीं, ये सिर्फ आपको बोला गया। लेकिन इतना कह दिया कि ये और ये क्या है, इस वृत्त के लिए स्पर्श रेखा, दैट मीन्स ये और ये एंगल 90 डिग्री का है, मतलब कि एंगल PNO तथा PMO कितना डिग्री की है, 90 डिग्री। तो इस चीज़ को हमको देखना है, इस चीज़ को हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हमको क्या दिया है क्या, बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त पर, मतलब इसका जो स्ट्रक्चर है उसको हमको लिखना है। देख के क्या, बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त, बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा MP तथा PN है। इसके ऊपर 2 स्पर्श रेखा क्या है, MP तथा PN है। मतलब इसके पूरे हूबहू रूप को सिर्फ फर्स्ट टाइम में लिखना होता है। चलिए आगे क्या था, अब हमको सिद्ध क्या करना है, MP और ये NP बराबर है। अब हमको इसमें कुछ रचना, देखिए आपको ये दिया नहीं गया था, ये जो डॉटेबल लाइन है ये सब हम अपने से क्रिटिसाइज किए, अपने से बनाना होगा, इसको अपने से क्रिएट करना होगा। तो इसको रचना के अंतर्गत लिखते हैं। रचना बोलिए तो इसको कंस्ट्रक्शन के अंदर लिखिएगा। हाँ, अंग्रेजी माध्यम वाले एक भी स्टूडेंट हमसे जुड़े हुए नहीं है, इसीलिए इसको बाइलिंगुअल हम नहीं कर रहे। अगर आप लोग कंटिन्यू कीजिएगा, अगर कोई किसी को लगे कि सर इसको अंग्रेजी में पढ़ाइए तो हम अंग्रेजी में बना देंगे, तो दूसरा वीडियो इसको नेक्स्ट टाइम फिर से बना देंगे, बना देंगे। क्लियर, चलिए देखते हैं। तो रचना हम क्या किए, OM ON तथा OP को मिलाया, किसको, इस रेखा OM को ON को तथा OP को क्या किया, मिला दिया। अब इसके बाद क्या था देखिए, अब उससे एक निष्कर्ष निकलता है। जब इसको मिला दे रहे हैं तो जब इसको मिला रहे हैं तो एक निष्कर्ष निकलती है जिसको हम उत्पत्ति के अंतर्गत लिखते हैं। तो उत्पत्ति में क्या होगा, बिंदु M पर स्पर्श रेखा MP है, जैसे इसको मिलाएंगे तो ये एक त्रिज्या होगी कि नहीं हुई। तो यहाँ से क्या होगा, बिंदु M पर एक स्पर्श रेखा क्या है, MP है, जो त्रिज्या OM से जाती है, मतलब इसको जैसे मिला ये त्रिज्या बन गया। और हम इसके पहले पढ़े कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है, हाँ कि ना। चलिए लिख दिए, OM परपेंडिकुलर है क्या, MP, OM परपेंडिकुलर है MP, दैट मीन्स क्या, यहाँ पे होगा आपका 90 डिग्री का एंगल। क्लियर, चलिए उसी प्रकार हम इधर भी कर सकते हैं, ON परपेंडिकुलर हो जाएगा NP। अब हम ट्रायंगल किस में देखें, OPM, इस त्रिभुज में
हाँ, इस त्रिभुज में, और दूसरा त्रिभुज ओ पी एन, इस त्रिभुज में देखते हैं क्या है। देखिए ओ पी ओ पी ओ पी ओ पी, क्या ये उभयनिष्ठ, अंग्रेजी माध्यम वाले इसको कॉमन कह सकते हैं, हाँ कि ना। दूसरा क्या है, एंगल ओ एम पी, ये 90 डिग्री है, इसका ओ एन पी भी क्या है 90 डिग्री। देखिए ओ एन पी 90 डिग्री है, जो कि इसको राइट एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, राइट एंगल कहते हैं। और क्या, ओ एम और ओ एन त्रिज्या है, ओ एम और ओ एन त्रिज्या, दैट मीन्स ये दोनों क्या होगी, आपस में ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगी। तो त्रिभुज ओ पी एम तथा ओ पी एम तथा ओ पी एन RHS से सर्वसम हो जाए। कहने का मतलब क्या है, वो उसमें एक राइट एंगल इक्वल हो, दूसरा उसका हाइपोटेनस एंगल हो और एक साइड एंगल हो, तो हम क्या कहेंगे, वो दोनों त्रिभुज RHS से कंग्रुएंट है, सर्वसम है। ये क्या है, कंग्रुएंसी की साइन है, ये कंग्रुएंसी की साइन है। इसको हिंदी माध्यम वाले कहते हैं कि सर्वसम है, मतलब कि उसकी हर एक चीज एक जैसी है, उसका एक भी चीज एक दूसरे से अलग नहीं कह सकता, दोनों एक ही चीज है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, तो क्या, जब इसका सब चीज एक ही हो गया, तो ये दोनों इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो भैया ये ऑटोमेटिक बराबर होगा। तो हम क्या कह सकते हैं, एम पी इक्वल टू पी एन, जो कि हमने सिद्ध करके दिखा दिया। क्लियर। अब हम इसका एक उप परिमेय देखेंगे। उप परिमेय में देखेंगे कि उप परिमेय क्या देखना है, ये देखिए अभी एक कंडीशन ये आया, ये दोनों बराबर है और ये दोनों भी बराबर है, तो यहीं सिद्ध होने के बाद ही पता चल रही है। लेकिन अब उप परिमेय के माध्यम से देखेंगे कि दो स्पर्श रेखा है, तो हमको सिद्ध क्या करना है कि ये कोण और ये कोण बराबर है। इसको उप परिमेय में देखेंगे। तो आप बने रहिए और लगातार वीडियो को देखिए। अगर समझ में ना आए तो रोकिए, फिर देखिए, रोकिए, देखिए, पीछे करके देखिए। लेकिन देखिए एक भी ऐसी बातें नहीं है जो समझ में आपको नहीं आएगी, और जो बातें समझ में नहीं आ रही है कमेंट कीजिए, सर ये टॉपिक समझ में नहीं आ रही है, हम आपका उसका फिर से सोल्यूशन होगा तो करके देंगे, उसको और तोड़ के वीडियो बनाएंगे। इसके पहले हम आपको बता चुके थे कि 10.2 का कोरोलरी देखेंगे, जिसमें एक वृत्त पर बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखा खींची जाए, तब OP जो है, OP रेखा OP केंद्र पर कितना बना रहा है, MO, और ये कोण बराबर है, ये सिद्ध करना है, ये कोण बराबर है, ये सिद्ध करना था, ऐसा हमने बोला था। लेकिन देखिए आपको यहाँ वही दिया गया है। क्या दिया गया, परिमेय 10.2 का विलोम क्या कहता है, यदि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखा खींची जाए, तब उसके बाद कंडीशन आता है। पहला कंडीशन है वे केंद्र पर समान कोण अंकित करते हैं। ये जो है केंद्र पर जो कोण अंकित कर रहा है, ये और ये उधर समान कोण अंकित करता है, ये पहला। दूसरा क्या है, वे केंद्र तथा बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड के साथ, वो केंद्र तथा बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड के साथ समान कोण अंकित करती है, होगी ना। तो फिर देखेंगे क्या, तो हमको सिद्ध क्या करना था, एंगल MOP तथा NOP, मतलब कि ये कोण और ये कोण दिखाना है कि बराबर है या नहीं। दूसरा क्या दिखाना है, OPM तथा OPN होगा, OPM तथा OPN, ये कोण और ये कोण बराबर है नहीं, ये सिद्ध करनी है। तो हम देखते हैं क्या दिया गया है हमको। O केंद्र वाले वृत्त पर P बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं MP तथा NP है। बिंदु P से कितनी दूर, O केंद्र वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु P से कौन कौन सी रेखा है, MP और NP क्या है, दो स्पर्श रेखाएं हैं। अब हम रचना क्या करेंगे, OM और ON तथा OP को मिला देंगे। देखिए डॉटेड लाइन से जितनी भी है उसको अपने मन से कंस्ट्रक्शन किया है। हाँ, इसका क्या किया, हम रचना किया है। अब उत्पत्ति में हम क्या करेंगे, त्रिभुज OMP तथा ONP लेंगे, ये और ये त्रिभुज में क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे। क्या है देखिए,
ओपी ओपी बराबर है, देखिए ओपी ओपी दोनों त्रिभुज में है कि नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ये उभयनिष्ठ है लिख दिए। ओ एम और ओ एन बराबर है, ओ एम और ओ एन बराबर है किससे, त्रिज्या से। किसी भी एक वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, हमेशा बराबर होते हैं उस कंडीशन से। ओ सॉरी एम पी तथा एन पी, एम पी और एन पी क्या है, इसके पहले पढ़ चुके थे। ये दोनों जो है, ये और एम पी तथा एन पी क्या है, दो स्पर्श रेखा है। और इसके पहले हम ये भी पढ़ चुके हैं, दोनों स्पर्श रेखा क्या होती है, बराबर होती है। ये एम पी एन पी क्या है, स्पर्श रेखा, इसलिए बराबर है। तो ये त्रिभुज ओ एम पी तथा ओ एन पी सर्वंसम त्रिभुज है, किससे, एस 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 से, मतलब इसका तीनों साइड क्या है, तीनों के बराबर है। तब अगर यदि ये सर्वंसम हो गया, इसके पहले भी बता चुके हम, सर्वंसम होने का मतलब इसका सारा चीज इसका होगी ना, इसका सारा चीज इसका हो गया, इसका सारा चीज इसका, मतलब सब बराबर है। तो कहने का मतलब जब इसका ये कोण तब इसके बराबर होगा, वो तो पहले भी किए थे। इसका ये एंगल इसके बराबर, इसका ये एंगल क्या है, इसके बराबर, ऑटोमेटिक हो जाएगी। तो हम यहाँ लिख भी दिए हैं एम ओ पी इक्वल टू एन ओ पी तथा ओ पी एम इक्वल टू ओ पी एन, और यही आपको सिद्ध करनी थी, प्रूव हो गई। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।